देश को गोल्ड नहीं बनाते हैं, देश को सिल्वर नहीं बनाते हैं, देश को डायमंड नहीं बनाते हैं, देश को वहाँ के संसाधन नहीं बनाते हैं, बल्कि देश को वहाँ के मानव बनाते हैं, वहाँ के नागरिक बनाते हैं। अगर वहाँ का मानव एक संसाधन के रूप में नहीं उपयुक्त है तो समझ लीजिए देश का विकास कहीं ना कहीं बाधित जरूर होता है। कुछ ऐसे क्षेत्र जरूर हो सकते हैं जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता है, लेकिन वहाँ पर मानवीय संसाधन की प्रचुरता नहीं है, उसका अभाव है, तो समझ लीजिए वह क्षेत्र पिछड़ा रहेगा। एग्ज़ाम्पल के रूप में यदि हम छत्तीसगढ़ का इलाका ले लें, झारखंड का इलाका ले लें, बिहार का इलाका ले लें, इस प्रकार से अन्य इलाके हो सकते हैं जो कि हम चाहे एजुकेशन के फील्ड में, चाहे हेल्थ के फील्ड में देखें, या प्रशासन के ही एडमिनिस्ट्रेशन के एरिया में देखें, तो संतोषजनक स्थिति हमें नहीं दिखाई पड़ती है। यानी कि वहाँ पे जो मानव है, ह्यूमन है, उसका ठीक प्रकार से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आज का टॉपिक है कौशल विकास से संबंधित चर्चा करने के लिए। कौशल विकास किसका? जो वहाँ के नागरिक हैं उनका स्किल डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम। भारत सरकार ने भी इस क्षेत्र में काम किया और जो कुशलता से संबंधित अभियान होने चाहिए उनको लाई, और बहुत सारे संस्थानिक तरीके से काम भी करने का प्रयास किया गया। जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खोले गए, लेकिन उन सब इंस्टीट्यूशन की स्थिति कितनी ज़्यादा बदतर है ये किसी से छिपा नहीं है, और उसकी कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है वो भी हम लोग जानते ही हैं। एक वाक्यांश जो कि बहुत ही अच्छा है, पढ़ने को मिला कि काम करते हुए सीखना क्लासरूम में सीखने से कहीं बेहतर होता है। अभी हमारे यहाँ पढ़ाई का सिस्टम इस प्रकार से है कि केजी से लेकर के ट्वेल्थ, फिर ट्वेल्थ से लेकर के ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ये सब जो है पारंपरिक तरीके से अध्ययन अध्यापन का कार्य चलता है। अगर किसी को कुशल होना है, कुशल श्रमिक बनना है या स्किल्ड होना है, तो बहुत सारे संस्थाएं हैं, जैसे कि आईटीआई हैं, आईआईटी हैं, इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में संस्थाएं हो सकती हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, तो ये सभी इस क्षेत्र में काम करती हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग में भी कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिक का है, कोई इलेक्ट्रॉनिक का है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है। इस प्रकार से बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं जो इंजीनियर के हैं। तो उन सब की कुशलता को बढ़ाना, कौशलता को बढ़ाना, ये उपयोगी होता है देश के विकास के लिए, ढांचागत विकास के लिए, और एक अच्छा देश बनाने के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि एक थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है कि जो सीखने सिखाने वाला काम होता है, अध्ययन अध्यापन वाला काम होता है, क्लासरूम में एक स्टूडेंट का जीवन काफ़ी लंबे समय तक बीतता है। लगभग मोटी मोटा अगर मान ले तो कम से कम 12 साल तो क्लासरूम में बीतता ही है, और इन 12 सालों के बीच में हम किसी प्रकार का जो हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं या अन्य जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, उससे स्टूडेंट एक तरीके से कटा रहता है। ये हम कह सकते हैं कि बहुत बहुत बड़ा लूप होल हम मान सकते हैं। इन 12 सालों का हमें उपयोग इस तरीके से करना चाहिए कि व्यक्ति का अपना शारीरिक विकास हो, उसका अपना मेंटली डेवलपमेंट हो, और वो सोशल के क्षेत्र में थोड़ा सा एक्टिव हो, अपने देश के बारे में थोड़ा सा जानने का इच्छुक हो, जागरूक नागरिक बने इस समय में, और जो रटने रटाने वाली व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा सुधार किया जा सकता है। मीन्स शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जिसमें हम बहुत बड़ा फ़ायदा उठा करके एक बहुत बड़े मानव संसाधन का हम उपयोग कर सकते हैं देश के विकास के लिए, और देश के कहलें कि सही तरीके से विकास के लिए एक नैतिक रूप से मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक कोटेशन पढ़ने को मिलता है कि यदि कोई नागरिक है या व्यक्ति है देश का जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही कुशल है, स्किल्ड है, लेकिन
उसकी जो मोरल थिंकिंग है वो अच्छी नहीं है, इमोरल व्यक्ति है, अनएथिकल व्यक्ति है, तो वो अपनी सारी स्किल का प्रयोग देश को खाने में लगा लेगा, अपना पेट भरने में लगा लेगा, अपनी पेटी भरने में लगा लेगा। तो ज़रूरी ये है कि पढ़ाई के साथ साथ जो एथिक्स है, मोरालिटी है, उसका भी बीजारोपण आरंभ किए जाए, परिवार से, समाज से, और सबसे बड़ी बात शैक्षणिक संस्थानों से। अगर भारत में ITIs की संख्या देखें तो करीब करीब 14,000 ITI हैं। ये बहुत बड़े भूमि पर, लैंड पर हैं। इनके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम ओवरऑल देखें तो इनके पास टीचर्स हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं। तो 14,000 ITI हैं। इसमें से अगर देखा जाए तो 80% ITI जो है निजी क्षेत्र में है, 20% ITI कह लें कि सहकारी या सरकारी क्षेत्र में है। तो इतने बड़े ITI का उपयोग हम सही तरीके से कर सकते हैं। अब जो निजी क्षेत्र के ITI होंगे वो जाहिर सी बात है काम ठीक ठाक कर रहे होंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर के ITI हैं उसमें हम बिल्कुल भी इसको आराम से मान सकते हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा का क्रम होना चाहिए, जैसे कि लैब हो गए या उनका कह लें कि अप्रेंटिसशिप हो गया, ट्रेनिंग वगैरह हो गया, इसमें हम पूर्णतया कहें कि अंशतया कहें, हम थोड़ा सा अभाव इसमें देख सकते हैं। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता है। प्रयोगशालाएं और उपकरण का अभाव विद्यालयों में, खास करके ITI या पॉलिटेक्निक्स में हम देखते हैं। हालांकि रहता है, लेकिन उसकी यूजेबिलिटी उस तरीके से नहीं हो पाती है जिस प्रकार से होना चाहिए। जिस तरीके से कुशलता विद्यार्थियों के अंदर में लानी चाहिए, उस तरीके से उसका उपयोग नहीं हो पाता है। और इन विद्यालयों में जो शिक्षक होते हैं उनमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन, अभिप्रेरणा और जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी का अभाव होता है। वो अपने निजी कार्य में कभी कभी हो सकता है लगे रहते हैं, ठीक प्रकार से क्लास को अटेंड नहीं करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है नहीं और मोटिवेशन भी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि एक निश्चित अमाउंट जो है उनके खाते में हर महीना आ जाता है और अच्छी खासी रकम मिलती है। जो पॉलिटेक्निक के टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, या ITI के जो टीचर होते हैं, उनको अच्छी खासी रकम मिलती है। लेकिन एक वही है कि मोटिवेशन की कमी रहती है, जिसके कारण वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। भारत में रोज़गार की एक बहुत बड़ी समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की समस्या है। और रोज़गार और सुशासन, जो गुड गवर्नेंस होता है, इसमें गहरा नाता होता है। सुशासन में जो सु है, सु मतलब कि अच्छा शासन। अच्छा शासन तभी चल सकता है जब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छी मात्रा में हो। हालांकि वर्तमान में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा करने की चाह भारत सरकार की भी है, और कुछ देश का रुख इसी प्रकार से है कि प्राइवेट सेक्टर में ही ज़्यादा नौकरियां निकलें तो अच्छा है, या स्वरोजगार करें, लोग स्व उद्यमी बने, एंटरप्रेन्योरशिप करें, तो ये अच्छा माना जा रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं उसमें ह्रास की स्थिति हो रही है। तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए कौशल होना ये तो बहुत ही ज़्यादा निहायत ही ज़रूरी काम बन जाता है। अगर विनिर्माण क्षेत्र की बात करें, यानी कि सेकेंडरी जिसको सेक्टर बोलते हैं, तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक 25% उत्पादन इससे किया जाए, इस क्षेत्र से निकाला जाए। यानी कि विनिर्माण क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सकता है। तो वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी होगी। भारत में अगर कौशल विकास के केंद्रों की संख्या देखें, इंक्लूडिंग ITIs एंड पॉलिटेक्निक्स, 25,000 के आसपास हैं। यानी कि हमारे यहाँ संस्थाओं की कमी है, इंस्टीट्यूशन की कमी है। जबकि वहीं चीन से तुलना करें तो 5 लाख वहाँ पर हैं जो कौशल विकास के केंद्र हैं। अब भारत में 25,000, वहाँ पर 5 लाख, यानी कि कह लें 4 पंचे 20, लगभग 20 गुना ज़्यादा वहाँ पर है। जबकि जनसंख्या हमारे यहाँ 140 करोड़ के आसपास है, उनकी 150 करोड़ के आसपास है। यानी कि जनसंख्या लगभग समान है, लेकिन कौशल विकास केंद्र में 20 गुने का अंतर है। छोटा सा देश है दक्षिण कोरिया,
बहुत छोटा सा देश है, वहाँ पर कौशल विकास के 1 लाख केंद्र हैं, यानी भारत से 4 गुना ज़्यादा केंद्र हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत को कम से कम फ़िलहाल अगर 25% तक विनिर्माण क्षेत्र से उत्पादन निकालना है तो कौशल विकास केंद्रों की संख्या कम से कम इस हिसाब से देखा जाए तो 1 लाख तो कर देनी चाहिए 2022-23 तक, इतना बढ़ा करके। और जो बहुत सारे ITI और पॉलिटेक्निक में वैकेंसीज़ भी हैं टीचरों की, उसको भी समय से फिल किया जाना चाहिए ताकि एक रोज़गार भी निकले और बहुत सारे कौशल विकास केंद्र स्थापित हों, जिससे कि बहुत सारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो निकल सकें, ताकि देश की GDP में वो योगदान दे सकें, स्वरोजगार कर सकें, उद्यमी बन सकें। भारत सरकार के एक अनुमान के अनुसार 2022 तक 14 क्षेत्रों में 11 करोड़ अतिरिक्त मानव संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो 24 क्षेत्र हैं ये कुछ नए नए क्षेत्र हो सकते हैं। इन नए नए क्षेत्रों के लिए नए नए संस्थानें खोली जाएँ, उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, बच्चों का एडमिशन लिया जाए, उनको कह लें कि स्किल डेवलपमेंट उनका किया जाए, ताकि ये जो अतिरिक्त रोज़गार निकलने की संभावना बन रही है उन सब में हम उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे सकें। नहीं तो बाहर से जो स्किल है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो भारतीय मुद्रा का जो है नुकसान भी हो सकता है इसमें। तो अच्छी बात यही हो सकती है कि जैसे जैसे नए नए क्षेत्र निकल रहे हैं वैसे वैसे फटाफट संस्थानें बनाए जाएँ, पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए और वहाँ से उतने लोगों को एस्पिरेंट्स को लिया जाए ताकि उनको रोज़गार में सहूलियत भी मिल सके और वो अपना विकास भी कर सकें। तो ये कौशल विकास से संबंधित छोटा सा वीडियो था, इसमें आप अपनी राय दे सकते हैं कि भारत सरकार को और क्या काम किए जाने चाहिए या कौशल विकास क्षेत्र में क्या कमियां हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।